नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम प्रैक्टिस सेट दूसरा। इससे पहले हमने देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 3। पीआरटी में 150 प्रश्न आपके आते हैं और जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ और अहर्ता परीक्षा, इस पर बेस्ड आपका पूरा प्रैक्टिस सेट होता है। तो उसी की प्रैक्टिस आज हम करेंगे, कंप्लीट सेट 150 नंबर का। स्टार्ट करते हैं अहर्ता परीक्षा के इंग्लिश पोर्शन से। There is a fantastic body of evidence which indicates that dash fill in the blanks है brings down the stress। तो यहाँ fill in the blanks की जगह पहले वाले में क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। fill in the blanks में आप कहेंगे नाउन की आवश्यकता है, क्योंकि जो fill in the blanks है इसके बाद फ्रेजल वर्ब आपका है और फ्रेजल वर्ब के पहले आपका नाउन को रखना चाहिए। तो इसलिए प्ले का नाउन इनमें से क्या होगा, प्ले का नाउन इनमें से प्लेफुलनेस होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो आपको एन द वन में से बताना है कि अगले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो ब्रिंग्स डाउन द स्ट्रेस केमिकल एंड इट इनहेंसेस डैश हैप्पीनेस केमिकल। तो हैप्पीनेस केमिकल को हम पार्टिकुलराइज किया गया है यहाँ पर। तो स्ट्रेस केमिकल और हैप्पीनेस केमिकल दोनों से एक ही केमिकल का पता चलता है, यानी दूसरी बार इस्तेमाल के लिए हम द का यूज ही यहाँ पर जो है वो करेंगे। यहाँ पर क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। आगे देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डांसिंग हाइडिंग में क्या आएगा। अब यहाँ वापस से देखिए, द वीडियोस ऑफ मेडिकोस डैश इन हॉस्पिटल कॉरिडोर्स हैव हेल्प्ड अस। तो यहाँ पर ग्लूमी टाइम्स या जिसको हम कहते हैं उदासी के टाइम की बात की गई है। तो उसमें अगर कोई मदद कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डांसिंग वर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। डांसिंग आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, गेट बाई, गेट इन, गेट ऑफ। चौथे में देखिए, तो यहाँ पर कॉरिडोर्स हैव हेल्प्ड अस डैश इन दीज ग्लूमी टाइम्स। तो यहाँ पर क्या आप कहेंगे, बच के निकलने के संदर्भ में हम गेट बाई का यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब होती है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, गेट बाई जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा देखेंगे, पांचवा फिल इन द क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पॉजिटिविटी, निगेटिविटी या अनसर्टेनिटी आपका ऑप्शन में। वापस से ऊपर जाते हैं, तो दीज ग्लूमी टाइम्स इंडीड ऑप्टिमिज्म एंड डैश आर द नीड ऑफ द आवर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, क्योंकि ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी आ चुका है, ये पॉजिटिव वर्ड है। एंड के साथ दूसरा भी पॉजिटिव वर्ड आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिविटी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। तो जो सुअरों को रखने का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टाई, STY। कैनल जो होता है, जो कुत्ते रखे जाते हैं उसे कहते हैं। स्टेबल जो होता है वो होता है घोड़ा या गाय आदि जहां रखे जाते हैं। और सेट जो आप देख रहे हैं ये होता है छप्पर आदि जो होता है ना, उसके नीचे अगर किसी जानवर को रखा है उसे कहते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जो है वो है, कारपेंटर, डेंटिस्ट, डॉक्टर, इस तरीके से ऑप्शन। आंसर बी यहाँ पर देख रहे हैं डेंटिस्ट, इसकी स्पेलिंग आपको गलत देखने को मिल रही है। DEN तो होती है, उसके अलावा TIST होता है, यानी ई यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। डेंटिस्ट दांत का जो डॉक्टर होता है उसी को कहते हैं। सफिक्स कह रहा है फॉर्म अ वर्ड बाई एडिंग ANCE एज सफिक्स, और यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस, एग्जिस्टेंस, इमरजेंस कौन सा यहाँ पर बनेगा। आंसर की बात करेंगे तो आप कहेंगे इसमें से जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पहला एक्सेप्टेंस। और से अगर आप देखेंगे, एग्जिस्ट से देखेंगे तो एग्जिस्टेंस जो बनेगा उसमें ई होता है। यहाँ से टी के बाद क्या आता है, ENCE, जबकि यहाँ पर ANCE है। इसी प्रकार यहाँ पर भी NCE बनता है ना, इसलिए दोनों बाकी नहीं गलत हो जाएंगे, पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ से हिंदी देखने को मिलेगी। समझने वाला एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी डैश, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिर से है, तो सारी डैश हमारे अकेले की नहीं होती। क्या नहीं होती, जवाब, लड़ाइयाँ या निर्णय। तो आप क्या कहेंगे, लड़ाइयाँ हमारी अकेले की नहीं होती। सारे डैश हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। क्या डैश की जगह आएगा, किताब, पहाड़ या सागर। तो क्या आप कहेंगे, पहाड़ सारे जो है होते हैं वो चढ़ने के लिए नहीं होते। अगला है कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे डैश को एक साथ चढ़नी होती हैं।
धूप, स्थान या समाज, तो समाज सही हो जाएगा। आगे है, और ये बात पूरे समाज को समझाना भी अपने आप में पहाड़ होता है, मगर इस पर डैश का दायित्व भी है। किसका दायित्व है? सोने का, हंसने का या चढ़ने का? तो आप कहेंगे चढ़ने का दायित्व भी है। आगे आपका दायित्व भी उन डैश की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। तो व्यक्तियों का, सुखों का या रोने का? तो आंसर यहाँ पर व्यक्तियों का जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारा पैसेज हुआ समाप्त। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? तो अनावृष्टि आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। शरणागत, शरणप्रिय, आरक्षित? आंसर यहाँ पर शरणागत सही होगा। मरते दम तक शहनाई छूटेगी ना काशी, ये कथन किसका है? तो ये कथन बिस्मिल्लाह खां के द्वारा दिया गया था। कभी ना कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज उठानी होगी। आंसर आवाज उठानी होगी, जो देख रहे हैं होगा लिखा है, और यहाँ पर क्या है? होगा भाग में त्रुटि हो जाएगी। क्या कह रहा था? कौन से भाग में त्रुटि है? तो पहले वाले भाग में त्रुटि है। आवाज कैसे संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, साथ ही स्त्रीलिंग भी है। अगला है, मिठाइयां लेकर विजय बाबू घर चला गया। यहाँ पर कह रहा है कौन सा भाग इसमें से रिप्लेस किया जा सकता है? घर चले गए होगा, घर गए चले तो बिल्कुल नहीं होगा, घर चली गई। आंसर पहला होगा, घर चले गए। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें से? हवा की तुलना फिरकी से की गई है, यानी उपमा अलंकार तो है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हा वर्ड की आवृत्ति भी बार बार हुई है, यानी कि आप क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार भी है। तो दो अलंकार आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। दूसरा अलंकार कौन सा बताया मैंने? उपमा अलंकार। चंदायन किस भाषा का काव्य है? चंदायन अवधी भाषा का काव्य है। चंदायन की रचना किसने की थी? मुल्ला दाऊद ने इसकी रचना जो है वो की थी, और 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रचना इनके द्वारा की गई। चंदायन जो है, इनको प्रथम ज्ञात अवधी भाषा का सूफी प्रेम काव्य भी माना जाता है। अवधी भाषा की जब बात होती है तो कुतुबन भी आपको देखने को मिलती है, जो कि रचित है मृगावती की, तो वो भी आप याद रख सकते हैं, कुतुबन मृगावती की, ये भी आपको इनके द्वारा रचित है मृगावती। तो ये अवधी भाषा में ही है, तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगला है आपका, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 12, 10 या 11? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो हिंदी में टोटल आपके 11 सर्वनाम सही होगा। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो इस प्रकार से आपके 11 सर्वनाम जो है वो होते हैं। अब सारे लिख नहीं रहे, शॉर्ट में बता दिए। परंतु अगर सर्वनाम के भेद की बात की जाएगी, तब आपके कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये इसके भेद होते हैं, और संज्ञा के बदले जो प्रयोग में आते हैं उसी को कहते हैं सर्वनाम। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन जो है वो दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिनको मिली थी आचार्य की उपाधि। उसके अलावा सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने खड़ी बोली को और ज्यादा स्थिरता प्रदान की थी। उनकी पत्रिका आपको याद रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब बात होती है तो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक के रूप में जो है ये जाने जाते हैं। और रामविलास शर्मा जी की जब बात होती है तो प्रगति और परंपरा और संस्कृति और साहित्य, ये इनकी पुस्तकें हैं। प्रगति और परंपरा याद रख सकते हैं। मुहावरे का अर्थ बताना है, देवता कूच कर जाना, घबरा जाना, दुर्गति होना, दूर चले जाना। आंसर हो जाएगा घबरा जाना। देवता कूच कर जाना मतलब होता है घबरा जाना। बाकी कान भरना क्या होता है? चुगली करना होता है। गुड़ देकर मारना क्या होता है? कपटपूर्ण व्यवहार करना होता है। गीदड़ भभकी देना होता है झूठा कर
किसी को दिखाना, या गुड़ गोबर करना क्या होता है, किसी प्रकार का मजाक किरकिरा जैसे कहते हैं हो जाता है, उसके संदर्भ में ये देखेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका हिम किरटनी किसकी रचना है, ये आ भी चुका है किसी पेपर में। तो आंसर माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो पहला माखनलाल चतुर्वेदी आपका सही होगा। हिम तरंगिणी, साहित्य देवता, युग चरण, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, इनकी रचनाओं में कुमकुम आपकी आती है, रश्मि रेखा आती है, उर्मिला है, पर्ण है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। हरिऔध जी की अगर बात करते हैं तो इनके में प्रिय प्रवास पूछ ली जाती है, और प्रिय प्रवास के अलावा वैदेही वनवास याद रख सकते हैं। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण। आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त की, तो जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है, और जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार के रूप में जो है ये जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक जो था वो सज्जन का कथानक था, वो महाभारत से लिया गया था। और जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इनके अलावा आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि नाटक के संदर्भ में वो आधुनिक भारत में नाटक के जनक जो है वो जाने जाते हैं। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती, वो कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। आंसर होगा बी वाला, यानी कि श्रुत्यानुप्रास जो है आप देख रहे हैं, ये आपका सही होगा। तो जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, ऐसे कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। और जहां पर एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, उसे कहते हैं वृत्यानुप्रास। छेकानुप्रास होता है जहां पर स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, उसे कहते हैं। अमृतलाल नागर की कौन सी कृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है वो दिया गया था? तो अमृत और विष, ये आपका सही होगा। अमृतलाल नागर को जो मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये 1967 में जो है वो मिला था। 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? मात्रिक, साधारण या दंडक? आंसर हो जाएगा आपका साधारण छंद। मात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें मात्रा की गणना के आधार पर पद रचना की जाती है। दंडक छंद क्या होता है? इसमें छंद जिसमें वर्णों की संख्या 26 से अधिक हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? कौन सा है इनमें से? आपका आंसर नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका इनकी रचना में है। अशोक के फूल इनकी है रचना। रिक्त स्थान डैश चैन से रहना चाहता हूं मैं वह आप। तो मैं आपका सही हो जाएगा सर्वनाम, यहां पर आपसे पूछा गया है। अब यहां से स्टार्ट होगा मेन पेपर, जिसमें मैथ से स्टार्ट होते हैं। लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें हम केवल आंसर की बात करेंगे, क्योंकि किसी ने कहा था कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए। बाकी एक दो कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल होगा तो एक लाइन में बता भी देंगे। तो एक बहुफलक ठोस के फलक एफ किनारे और शीर्ष की संख्याओं में क्या संबंध होता है? एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2 का संबंध होता है। सीधे सीधे आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कोने होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, उससे आप निकाल सकते हैं। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश 3 गुना हो जाए और हर से 20 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 1/8 हो जाती है। मूल संख्या क्या होगी? तो 1/4 यहाँ से निकल करके आएगा। समीकरण बना करके आपसे कर सकते हैं। दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या जो है वो कितनी होगी? तो ये संख्या अपरिमित जो है आपका हो जाएगा। एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 और ऊंचाई 4 है। 8 प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्च क्या होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr लगा देंगे, उससे जो वैल्यू निकल करके आएगी, उसमें जितना खर्च है उससे मल्टीप्लाइड करके वैल्यू निकल करके आ जाएगी। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा पुत्र को, 1/4 हिस्सा कन्या को और 1/5 हिस्सा पत्नी को दे देता है। यदि बची हुई संपत्ति का मूल्य 2600 है तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर x मान के, तीनों को x के फॉर्म में रख के और 2600 जोड़ करके बराबर x के आप मान लेंगे, वहां से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 12,000 आपकी निकल के आएगी, जो कि इनमें से कोई नहीं है, इसलिए आंसर क्या निकल के आएगा? 12,000। कोई क्वेश्चन ना आए तो अलग से भेज के पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, पूछ लीजिएगा, पर खुद से जरूर करिएगा। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती। पिछले वाले सेट में कराया था क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। दोनों का
आपस में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड नहीं आपस में माइनस कर देते हैं। ए और बी क्रमशः -2 और 2 -4 है बिंदु पी के निर्देशांक याद करने। ए पी बराबर 3/7 ए बी के है और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो वैल्यू आपसे पूछी गई है। आंसर यहाँ पर जो बिंदु निकल के आएंगे -2/7 कॉमा -20/7। तो निर्देशांक ज्यामिति में तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख के आप निकाल सकते हैं। यदि शब्द अगेन के अक्षरों के सभी क्रमचय को उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाए कि एक ऐसे शब्दांश में आते हैं जो 49वें शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर आपका NaAGI जो आप देख रहे हैं ये निकल करके आएगा। फैक्टोरियल के थ्रू इसे आप निकाल पाएंगे। एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है। यदि 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय की जाती है तो दोनों स्थिति में गति का संबंधित अनुपात क्या होगा? तो 2:5 यहाँ से निकल करके आएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय से इसे निकाल सकते हैं। इसमें पूछा गया है वैल्यू दे रखी, इनकी सीमा जो है वो क्या होगी। सीमा निकालने के लिए उच्चतम जो मान होता है और निम्नतम जो मान होता है उसको आपस में आप घटा देते हैं। हाईएस्ट मान 42 और निम्नतम 4 है, 42 में 4 घटाएंगे 38 आपका आ जाएगा। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 10, 15, 18 से विभाज्य हो। तो 10, 15, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकल करके आएगा 90 और वहां से जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। जितना शेषफल आएगा उसी 999 से माइनस करने पर आपका आंसर 9990 जो है वो निकल करके आ जाएगा। अगला है यदि पी एक्स के बराबर ए एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3 क्यू एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए को x-4 से भाग देने पर एक शेषफल आता है, तो a का मान जो है वो क्या होगा। यहाँ पर सॉल्व करने पर x के फॉर्म में वैल्यू 1 निकल करके जो है वो आएगी। a की आयु और b की आयु के दोगुने का योग 42 है। a की आयु के दोगुने को b की आयु के 3 गुने से जोड़ा जाता है तो योग 69 हो जाता है। a और b की आयु का योग क्या होगा, तो ये आपका 27 वर्ष निकल के आएगा। डायरेक्ट आप a प्लस बी के फॉर्म में या x के फॉर्म में मान करके भी इसे कर सकते हैं। अगला है आपका यहाँ पर आयताकार टुकड़े की माप दे रखी है, मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन पूछा गया है, तो बेलन की परिधि जो होती है 2πr, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 11 के बराबर रख के r की वैल्यू निकाल लेनी है। बाद में बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा देना है, तो 38 पॉइंट करके वैल्यू आएगी जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। लास्ट लास्ट नहीं होगा, इसमें शायद 20 क्वेश्चन दे रखे होंगे। असत्य कथन यहाँ पर पूछा गया है, तो गलत कौन सा कथन है। गलत आप देखेंगे तो कह रहा है कि वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, आयत एक समचतुर्भुज होता है और समद्विबाहु वाला भी कह रहा है। तो ये तो सही है, वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, आयत एक समचतुर्भुज होता है, ये गलत है आपका। और जो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी गलत है। यानी इनमें से एक से अधिक गलत है। इसमें लिखने में किस नियम का व्यवहार जो है वो हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 3 × -3 × 5 बराबर 5 × -3, इस तरीके से है। 4 ही प्रकार होते हैं, वितरण नियम होता है, एक सहचर नियम होता है, घातांक नियम होता है, क्रम विनिमय नियम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्रम विनिमय नियम पर है, क्योंकि क्रम पलटा गया है, क्रम विनिमय ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या होना चाहिए था, क्रम विनिमय नियम। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 है, उसके तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या की डबल है, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर 6 मीटर स्क्वायर निकल करके आएगा। शंकु का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, πr/l+r, उससे आप निकाल सकते हैं। किसी चतुर्भुज के कोण की वैल्यू दे रखी है, चतुर्भुज इनमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो कोण की वैल्यू दे रखी है इससे आंसर आयत निकल करके जो है वो आएगा। पहले तो आपको x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, जिससे जो कोण की वैल्यू है वो निकल के 90-90 आएगी, इसलिए आपका 90 के अकॉर्डिंग आयत जो है वो सही होगा। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार क्या होगा, तो ये आपका 58 निकल करके आएगा। एक्स के फॉर्म में मान करके कर सकते हैं। ये मैथ का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए मैथ के हम आंसर इसलिए बताए दे रहे हैं कि आपको मैथ तो पेपर में आनी ही है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब यहाँ हम कराएंगे नहीं तो पेपर में आएंगे नहीं, इसलिए करा रहे हैं ताकि आप खुद से ट्राई करें, इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि आप भी ना करें, इसलिए आपको खुद से क्वेश्चन जरूर करने, इसलिए एक एक आंसर बता रहे हैं। चाहते तो हम सीधे मैथ स्किप करके डायरेक्ट जीके जीएस पर भी स्टार्ट कर सकते थे, परंतु हम इसलिए आपको करा रहे हैं। सेक ए 10 है, यहाँ पर 1/cos ए हो जाएगा, 10 ए sin/cos ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका लास्ट में cos स्क्वायर है अपन cos ए आएगा, कट जाएगा तो बचेगा आपका cos ए। तो इसलिए cos ए आंसर आने के कारण इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जीके जीएस के प्रश्नों को। ये जो प्रश्न आपके हैं ये आपका 6 से 8, 9 से 10 में सब में जो जीके जीएस आता है सभी के लिए, वैसे तो हम पीआरटी का ही आपको सेट करा रहे हैं।
51 प्रश्न है। 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा इनमें से किस कारण से जो है वो की गई थी? तो किस कारण से? एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। प्रशासनिक सुधार तो बिल्कुल नहीं था, कांग्रेस आंदोलन का मजबूती भी बिल्कुल नहीं था। आपको तारीख पता होना चाहिए। पहली तो तारीख आपकी 19 जुलाई 1905 की, इसमें क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और दूसरी जो तारीख आपकी है वो आपकी है 16 अक्टूबर 1905 की। इसमें क्या हुआ था? इसमें बंगाल को औपचारिक रूप से विभाजन जो है वो कर दिया गया था। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि जो 16 अक्टूबर है इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में आपका जो है वो मनाया जाता है। बाकी आपको पता है कि इसी विभाजन की जो तिथि थी इसको रक्षाबंधन भी बनाया गया था, उपवास रखा गया था, जुलूस निकाला गया था और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी 1906 में आपकी इसके बाद की गई थी। 15 अगस्त की तारीख थी, तो उसका समय भी याद रख सकते हैं। बंगाल विभाजन के समय अगर बात करें बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर। वो भी याद रख सकते हैं। तो बेसिक बेसिक चीजें तो दिमाग में होनी चाहिए। अगला है, कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। इनमें से कौन इस पद से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? सुचेता कृपलानी नहीं थी और विजय लक्ष्मी पंडित नहीं थी। यानी दूसरा और जो चौथा है आपका ऑप्शन, ये आपका सही होगा। सुचेता कृपलानी भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। विजय लक्ष्मी पंडित की जब बात होती है तो ये यूएनओ महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला जो है वो थी। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की राजदूत बनने वाली भी पहली महिला थी। दोनों याद रखिएगा। सरोजनी नायडू की जब बात होती है तो इनके बारे में पूछा जाता है कि जो 1925 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कानपुर में अधिवेशन हुआ था। तो कानपुर वाला जो अधिवेशन था, इसको लेकर के जो अध्यक्षता है वो आपकी किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष के रूप में थी, वो भी भारतीय है। अगर भारतीय नहीं जुड़ता है तो फिर हम एनी बेसेंट के साथ जाते हैं, इसलिए दोनों में अंतर है। तो आंसर यहाँ पर दो होगा, वो 2,4 जो है आपका होगा। अगला है आपका, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इस समझौते को और किस नाम से जाना जाता है? बंबई, दिल्ली या पूना समझौता? आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली समझौता। पूना समझौता अलग था, उसको इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। और जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला था ना, उससे जस्ट आपको पहले देखने को मिला था दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन से, क्योंकि पहले में कोई भाग ही नहीं लिया था। तो इन्होंने समझौता किया था, कहा था कि भैया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इरविन ने गांधी जी से कहा कि आप भी शामिल होइए। बाकी जो पूना समझौता है ये कब हुआ था? ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी ने उपवास रखा था। बाद में इस पर हस्ताक्षर करने वाले थे एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और उसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी थे। तो उनका नाम याद रखना है। और जो गोलमेज सम्मेलन की मैंने बात की, तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें ही कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। बाकी ना तो पहले में थे ना तो तीसरे में। वो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ थे? तो तीनों लंदन में ही आपके हुए थे। वो भी आपको याद रखना है। इनमें से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था और अंततः इसे कानूनी मान्यता भी दिलाई थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रनाडे जी? कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर एम जी रनाडे जो है वो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप जाएंगे, रनाडे जी तो बाद में आएंगे। तो आंसर यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो सही होगा। विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने संघर्ष किया था, बाद में कानूनी मान्यता मिली थी एक्ट के रूप में 1856 के। और अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है उसको लेकर के उसके समय में भारत के गवर्नर जनरल जो है ये था। पहला वायसराय भी यही था, लॉर्ड कैनिंग। और अगर ये क्वेश्चन बनता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट के समय कौन भारत का गवर्नर था, तो ये आप कहेंगे गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग था। बाद में प्रथम वायसराय भी था। राजा राम मोहन राय की जब बात होती है तो आप कहेंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अंग्रेजी शिक्षा लाने में भी इन्होंने योगदान दिया था। बाकी तो लॉर्ड मैकाले ने दिया ही था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में इन्हीं के द्वारा जो है वो की गई थी, वेदांत कॉलेज। वो आप याद रखिएगा।
राजा राममोहन राय का नाम। रनाडे की जब बात होती है, एमजी रनाडे, तो पूना सार्वजनिक सभा, शॉर्ट में पूना लिख देते हैं, बाकी तो आपको याद ही है, हम तो रिवाइज करा रहे हैं आपका केवल। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना के संस्थापक भी एमजी रनाडे थे। तो ये आपका सही होगा। प्रांतीय स्वैच्छिक के बाद स्थापित हुई थी। पार्लियामेंट मॉडल सुधार 1935 का एक्ट, सर यहाँ पर 1935 का एक्ट सही होगा। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में भारत सरकार अधिनियम आपका 1935 पास हुआ था। शॉर्ट में वी लिख देते वेलिंगटन, तो याद रखिएगा। और गोलमेज सम्मेलन तो बता ही चुके हैं आपको। मार्लेमिंटो सुधार 1909 में आया था। मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार 1919 में आया था। तो ये बाकी डेट भी आपको पता हो, 1919 और 1935 वाला था भारत शासन अधिनियम। उसमें सबसे मेन विशेषता ही वही थी, ये प्रांतीय स्वायत्ता, जो क्वेश्चन में पूछा गया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत इनमें से विचार कीजिए, मतलब कारण के संदर्भ में पूछा गया है। तो पानीपत में पहला है कि सदाशिव राय की कूटनीतिक गलतियां थी, बिल्कुल थी। ऐसा का उत्कृष्ट सेनापति तो भी था। मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकू थे, उनका भी था। मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम जो कभी उसकी गद्दारी थी, ये नहीं था केवल। चौथा लाभ नहीं हुआ, बाकी तीनों सही हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों आपके पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के कारण में आपका जो है वो आ जाएंगे। अगला टाइम सबसे पहले श्राप शब्द का प्रयोग किया था। दयानंद, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर दयानंद सरस्वती सही हो जाएगा। स्वराज शब्द और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इन्होंने स्वीकार किया था। बात करते हैं, इनका 1824 में हुआ था। दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम जो मूल शंकर था, और स्वामी जो पूर्ण थे उन्होंने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम जो है वो दिया था। सत्यार्थ प्रकाश तो आपको पता ही है, रचना दयानंद सरस्वती की। इसके अलावा बात करते हैं तो इसके अलावा वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती की द्वारा दिया गया था, वो आपको याद होना चाहिए। और एक पॉइंट और, जो कि इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की, वो आपको याद होना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा कब की गई थी? तो वो की गई थी 1875 में। तो इतनी बातें आपको थोड़ा सा दिमाग में रिवाइज करते हुए चलना है। अगला है आपका प्रश्न, इनमें से किस संस्था का विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? बम्बई एसोसिएशन, इंडिया, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। आंसर हो जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन। तो भारत संघ का विलय 1886 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। बाकी अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना हुई थी, वो भी याद रख सकते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं, उन्होंने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो पहले इंडियन लीग हुआ करता था, तो उसके स्थान पर जो है वो की गई थी। उद्देश्य यही था इसका कि मध्यम वर्ग के साथ साथ जो साधारण वर्ग है उसको भी इसमें शामिल किया जाए। इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की अगर बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष। ये मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। 42वां संविधान संशोधन था, 1976 का समय था, जिसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो प्रस्तावना है उसको लेकर के समता या बंधुत्व या उसके आदर्शों को वो कहाँ से लिया गया? तो वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। बाकी संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को ही कहा जाता है। न्याय कितने टाइप के हैं प्रस्तावना में? तो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने टाइप की है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता कितनी प्रकार की है प्रस्तावना में? 2 प्रकार की है, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर की समानता। तो ये टाइप के अगर थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं तो वो वहां से आपका पूछ लिया जा सकता है। इनमें से जो शख्सियत हैं, इनमें से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में जो है वो नियुक्त
किया गया था? तो बताइए, एस.एन. मुखर्जी को, बी.एन. राव को, बी.आर. अम्बेडकर जी को, कौन सा सही होगा? जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिए। आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए लाइक तो एटलीस्ट सभी लोग कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हम लगातार लिख भी रहे हैं, तो चीजें सेव करके आपको भेज पाए, उसके लिए भी टारगेट 500 लाइक का रख रहे हैं ताकि जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे ताकि रिवाइज करने में भी आपको आसानी रहे। बाकी आंसर की बात करते हैं, तो आंसर यहाँ पर आपका बी.एन. राव जो है सही होगा। संवैधानिक या संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली जो संवैधानिक सभा थी, संविधान सभा थी, उसके कानूनी सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। मुखर्जी के जी का नाम कहाँ देखने को मिलता है? एस.एन. मुखर्जी जी को संविधान सभा का प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति अलग चीज है, ध्यान दीजिएगा, इनको प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। और जो भारतीय संविधान है ना, वो पूरी तरीके से सुलेखन क्रिया के द्वारा लिखा, हस्तलिखित है। तो उसे लिखा किसने था, या आप कहेंगे किसके द्वारा जो है वो लिया गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने जो है वो लिया था। तो नाम उनका याद रख सकते हैं, पूछ लिया जाता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो मुखर्जी जी थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ब्रिटिश। आपने देखा था टीआरई 3 में क्वेश्चन यहाँ से आया भी था, तो सारे आपको रट के रखने हैं कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है। यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पर आपका सी यानी ब्रिटिश संविधान जो है वो सही होगा। बाकी अगर बात करते हैं, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संपत्ति सूची ली गई है। तो ये जो बेसिक हैं रटे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है तो दोबारा भी आपसे बन सकता है। अगला है, भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 22 इनमें से किससे संबंधित है? आपने देखा था आपके में भी अस्पृश्यता करके पूछा गया था, जैसा पेपर टीआरई 3 में बना था सेम वैसे ही प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, एकदम लेटेस्ट वाला। करंट अफेयर भी देखेंगे तो 2024 की एकदम लेटेस्ट की देखने को आपको यहाँ मिलेगी। तो निवारक नजरबंदी जो आप देख रहे हैं ये आपका सही होगा। अनुच्छेद जो 22 है वो निवारक नजरबंदी से संबंधित है। निवारक का या इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में आपको देखने को मिलता है। अब कोई व्यक्ति को अगर निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार क्या करती है? ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, या उसके बाद भी उस व्यक्ति को कैद में रखना है या नहीं, ये निर्णय सलाहकार बोर्ड तो करती है। तो ये सब इसके अंदर प्रावधान है, पर आपसे सीधे आर्टिकल ही पूछा जाता है तो आप इतना डिटेल में क्यों याद करेंगे। अगला है एक्स और वाई। ये आपसे पूछा गया है कि एक रेस्तरां में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए? 39D, 38 या 40? आंसर कौन सा होगा? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी कि 39D। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान इसमें जो है वो किया गया है। 39 जो का है उसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। 38 में क्या है? 38 में राज्य लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि है उसके लिए सामाजिक व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर के बात की गई है 40 में। 41 में क्या है? 41 में कुछ जो दशाएं हैं जिसमें काम, शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार को प्रभावी उपबंध के रूप में जो है इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, वो देखे गए? कहाँ देखे गए? बुध ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर। तो ग्रेट रेड स्पॉट आपके बृहस्पति ग्रह पर देखे गए। आपने देखा था आपके पेपर में भी क्या आया था क्वेश्चन, जोवियन ग्रह से संबंधित, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह से संबंधित आया था। सेम ऐसे क्वेश्चन पेपर था कि वहां से जैसे खत्म हुई हिस्ट्री उसके तुरंत बाद आपका स्टार्ट हो गया था ये भूगोल वाला पोर्शन, और उसमें भी सीधे ग्रहों पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। बृहस्पति की अगर बात करते हैं तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें नंबर पे आता है।
और अगर बात करते हैं उपग्रह को लेकर के, तो गैनीमीड उपग्रह आपको याद रखना है। सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड है। बृहस्पति के जो लघु सौर तंत्र है उसको कहते हैं, तो वो भी एक पॉइंट के तौर पर दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, खोज किसने की थी बृहस्पति ग्रह की, तो गैलीलियो ने खोज की थी। कब की थी, 1610 में जो है वो खोज इनके द्वारा जो है वो की गई थी। शुक्र ग्रह को लेकर के क्वेश्चन ये बन जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या भगिनी किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। पारिस्थितिक तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एरलिच द्वारा कौन सी परिकल्पना दी गई थी, तो ये परिकल्पना इनके द्वारा दी गई थी रिवेट पोपर परिकल्पना। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, स्तंभों का मिलान करना है। झूमिंग मध्य प्रदेश, दहिया आंध्र प्रदेश, पेंडा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कुमारी पश्चिमी घाट, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर यहाँ पर जो देख रहे हैं सी वाला जो है वो यहाँ पर सही होगा। ए का थर्ड जो होगा इससे मैच हो जाएगा, यानी झूमिंग खेती कहाँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बी का फर्स्ट यानी कि दहिया जो है वो कहाँ, मध्य प्रदेश में। पेंडा जो आप देख रहे हैं वो कहाँ, तो ये आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में। कुमारी जो देख रहे हैं ये कहाँ, तो ये आपका पश्चिमी घाट में। तो इस प्रकार से सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि कृषि को लेकर के हम कहेंगे तो सबसे प्राचीन विधि के रूप में जो है वो जानी जाती है। झूम खेती कहाँ कहाँ इसको कहते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, तो इसमें इसको झूम के नाम से जानते हैं। पर अगर मणिपुर में बात करें, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत या अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां पर बात करेंगे, तो वहां पर इसको दीपा के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो मतलब अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जानते हैं, वियतनाम में इसको रे के नाम से जानते हैं, और अमेरिका मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी में आपके दे रखा है, एक बार आया था फर्स्ट या सेकंड फेज में पीआरटी में क्वेश्चन आया था, तो वो आपको याद रखना है नाम सारे कि कहाँ पर कौन सा नाम है। दक्कन के पठार के संदर्भ में पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो गलत है। पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में है, विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में है, सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है, या कौन सा होगा। आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी वाला हो जाएगा, यानी सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में आपका स्थित है। ये आपका गलत है, गलत पूछा गया था, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। बाकी सतपुड़ा पर्वत के अलावा अगर बात करें तो दक्कन का जो पठार है वो आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में त्रिकोणीय भूभाग के रूप में जो है वो देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य आपके जो है वो शामिल हैं, तो आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। बी ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका सही होगा। कब चंबल परियोजना आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी, 1953 से 54 के बीच में। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का यूज करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनमें ये संयुक्त रूप से योजना जो है आपकी बनाई गई थी। इसमें बाद में बैराज भी बनाए गए थे, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये सब आपके इसमें बनाए गए थे। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था चर्मणवती, तो वो याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कुछ पूछ ले जाते हैं बांध, उसमें आपका जैसे माता टीला बांध परियोजना अगर बात करें तो वो किसके संयुक्त उद्यम में, तो यूपी और एमपी राज्य, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको माता टीला बांध याद रखना है। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो वो परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, पूछी जाती है सरदार सरोवर बांध परियोजना भी। अगला क्वेश्चन आपका है, 1951 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 117, 382, 103, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आपका निवास करता है जब बात होती है भारत के जनसंख्या घनत्व को लेकर के। 2001 में कितना था, कई बार पिछले आंकड़े अगले आंकड़े इस तरीके से पूछ ले जाते हैं, तो 324। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें 1951 का पूछा गया है तो 382 आपका नहीं सही होगा।
यहाँ पर आपका 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सही होगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये तो आपका 2000 जो 11 वाली जनगणना है ना उसका है, 2011 की जनगणना का है। और 2001 के अकॉर्डिंग कितना था, तो ये था 382 वाला 2011, और 2001 वाला था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका तीनों याद रख सकते हैं। बिहार का जनघनत्व अगर बात करें तो सबसे ज्यादा है पूरे देश में। बिहार का जनघनत्व कितना है, तो बिहार का जनघनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर कितना है, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में सबसे कम है। भारत में सबसे पहले जनगणना हुई कब थी, तो 1872 में हुई थी। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है, तो ये आपका मिलाम ग्लेशियर जो आप देख रहे हैं ये सही होगा, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, कोसी, सोन या गंडक, तो त्रिवेणी नहर आपका गंडक नदी पर जो है वो निर्मित है। बिहार में आपका पड़ती है गंडक नदी। बिहार में अगर बात करें तो आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ था, तो 1874 में सोन नहर से जो है ये स्टार्ट हुआ था। गंडक जो परियोजना है इसके अंतर्गत दो नहरें आती हैं, दो नहरों का निर्माण किया गया था, एक पूर्वी त्रिवेणी नहर, एक पश्चिमी त्रिवेणी नहर। तो जो पूर्वी त्रिवेणी नहर थी उसको तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है, और जो पश्चिमी त्रिवेणी नहर है उसको सारण नहर के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव इनमें से कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 1934 समय भी याद रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो सचिव आपसे पूछा गया है इसलिए जयप्रकाश नारायण यहाँ पर जो है वो आपका सही होगा। और अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं, आचार्य नरेंद्र देव। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई कहाँ पर थी, तो पटना के अंतर्गत हुई थी। पटना में कहाँ हुई थी, पटना के अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया कॉलेज, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं अंजुमन इस्लामिया कॉलेज, यहाँ पर जो है आपका हुई थी। और बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो अलग है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो हुई थी 1931 में। और जयप्रकाश नारायण जो है इनका नाम आपको एक और पॉइंट के तौर पर याद रखना है, जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वहां पर भी जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय स्तर के नेता बनकर के उभरे थे। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, न्यूनतम है, न्यूनतम से दूसरा है, उच्चतम है, कौन सा सही होगा, आप कहेंगे न्यूनतम, यहाँ पर जो है वो पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। बिजली खपत बहुत 2012-13 में जब रिपोर्ट निकली थी तो 145 यूनिट थी, और 2020-21 की जब रिपोर्ट निकली थी तो वहां पर बिहार में जो बिजली खपत प्रति व्यक्ति के हिसाब से थी वो 350 यूनिट थी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तबकात ए नासिरी से। बी ऑप्शन आपका सही होगा। बख्तियार खिलजी का जो पहला विवरण है वो मिनहाज उल सिराज उसके द्वारा रचित है, ये तबकात ए नासरी इससे मिलता है। तो इसके रचयिता कौन है वो भी पता होना चाहिए। मिनहाज, शॉर्ट में मिनहाज लिख देते हैं, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बख्तियार खिलजी के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसको ध्वस्त किसने करवाया था, यही थे महाशय जी। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, प्रजा हितेक्षु, लोकनायक, लोकमान्य की उपाधि,
तो ये तो आप सभी को रटा ही होगा, लोक नायक की उपाधि इनको दी गई थी। 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व की बात होती तो वो भी जयप्रकाश नारायण जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। लोक नायक की उपाधि जो है इनको समाज सेवक के रूप में दी गई थी या समाजवादी नेता महान थे, इस तौर पर इनको जो है वो दी गई थी। बाद में भारत रत्न भी इनको मिला था 1999 में। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनको भी तो कहा जाता है, तो वो भी दिमाग में रखिएगा। देश नायक किसे कहा जाता है? तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उपाधि दी गई थी। और महात्मा गांधी जी को जो राष्ट्रपिता उपाधि दी गई थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। एक जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर करा रहे तो वहां देखने को आपको मिला था कि जहां 9 नवंबर 1942 का टाइम था, ये कौन सी जेल से अपने सहयोगियों के साथ भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग जेल से जो है वो भागे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, भूटान या श्रीलंका? आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। तो ये करंट अफेयर का है। भारत के वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो वो आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक हैं। और नेपाल के जो हैं वो तोयम राया हैं महालेखा परीक्षक। वो वहां के जल्दी नहीं पूछ जाते हैं, आपको यहाँ का पता होना चाहिए। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय के द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी जो है वो दी गई है? तो ये आपका है विजिंगजम बंदरगाह। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय डेयरी अमूल को किस देश की क्रिकेट टीमों के द्वारा T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज? कौन सा सही होगा? तो अमूल को अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका दोनों के द्वारा क्रिकेट टीमों के द्वारा T20 वर्ल्ड कप के लीड आर्म प्रायोजक के रूप में नामित किया गया। तो आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। कहां पर आपका T20 वर्ल्ड कप इस बार हो रहा है? तो ये हो रहा है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 1 जून 2024 से ये स्टार्ट हो रहा है। कब तक जो है वो चलेगा? तो 29 जून 2024 तक आपको देखने को जो है वो मिलेगा। और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आपको यह बताया कि भारत ने जो है वो जीता था वर्ल्ड कप 2007 में। वो था पहला T20 वर्ल्ड कप, वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। और अगर ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के बात करें तो आईसीसी ने जो उसेन बोल्ट हैं, महान धावक के रूप में जाने जाते हैं उसेन बोल्ट, तो इनको भी और इसके अलावा पूर्व जो क्रिकेटर रह चुके हैं जिनका नाम है युवराज सिंह, उनको युवराज सिंह इनको चुना है T20 का ब्रांड एम्बेसडर, या आप कहेंगे एम्बेसडर सीधे सीधे इसके रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला है आपका सुब्रान्य धारेश्वर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन से लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो किसके थे ये? तो ये आपके थे आपका यक्षगान। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और यक्षगान जो है इसमें आप देखेंगे तो कई बार नृत्य से जब क्वेश्चन बनते हैं ना कि ये कहाँ का है, तो वो आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है। अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया है? तो किसने सहयोग किया है? आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आरबीआई के साथ सहयोग जो है नाबार्ड बैंक ने किया है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? नाबार्ड बैंक। नाबार्ड और आरबीआई ने डिजिटल कृषि ऋण को मजबूत करने के लिए इनोवेशन हब जो है वो विकसित किया है। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं अप्रैल 2024, मैंने पहले कहा कि आपको जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो एकदम लेटेस्ट के हैं। पेयजल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग बीओटी जो है वो कितना है? 25 ppm, 15 या शून्य? तो कितना है? ये आपका है शून्य। ऑक्सीजन डिमांड वाला जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं इस पर बेस्ड आपके पेपर में भी आया था TRE 3 में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को लेकर के। तो पेयजल सुरक्षित माना जाता है अगर उसका जैविक ऑक्सीजन मांग या बीओटी जो है वो आपका 0 है। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और
बायो या बीओटी जो होता है ऑक्सीजन की वो मात्रा जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में जो उपापचयी क्रिया है उसके लिए आपका जो है वो आवश्यक होता है। नदियों में कितना होता है बीओटी का लेवल, तो 10 mg/लीटर के बराबर आपको देखने को मिलता है। सर्वाधिक जैव विविधता इनमें से कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता टुंड्रा शंकुधारी तो होगा नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में आपका सही होगा। जैव विविधता का शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था, तो वॉल्टर जी रोजन के द्वारा इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो किया गया था। आपके पेपर में देखा होगा तो ईवीएस से काफी क्वेश्चन जो है वो बने थे इस बार, तो ये सही हो जाएगा। बाकी जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से तो वितरित नहीं है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है, ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे आप जाते हैं तो वहां पर कम होता है। बाकी बायोम के भी डिवीजन होते हैं जलवायु के आधार पर, जैसे टुंड्रा है, शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय बायोम है, तो वो याद रख सकते हैं। जो पर्णपाती वन होते हैं ना वो मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकीय पद छाप आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इसे कहते हैं इंग्लिश में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इंग्लिश का टर्म ज्यादा देखने को मिलता है तो वो याद रखिएगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कौन सा सही होगा, आंसर आपका यहाँ पर पेट्रोल जो है वो सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन के पृथ्वी के नीचे क्या बनता है, तो पेट्रोलियम जीवाश्म आपका बनता है। बाकी पेट्रोलियम के भंजक आसवन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ये सब आपका मिलता है, तो वो इसी से ही मिलता है। बात होती है जब कोयले को लेकर के, तो आप क्या कहेंगे सबसे अगर कार्बन या कोयला जो है वो बनता किससे है, तो कार्बन से बनता है। और टाइप की अगर बात करें तो आपका पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है, ये इसके टाइप में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय, तो आपका एक दिशीय जो है वो सही होगा। और प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं प्रथम पोषण स्तर में आता है, पादप जैसे हो गया। प्राथमिक फिर उपभोक्ता आता है, द्वितीयक जो पोषण स्तर है जिसमें शाकाहारी आ जाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं उसमें तृतीयक पोषण स्तर मांसाहारी आ जाते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं चतुर्थ पोषण स्तर उसमें सर्वाहारी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये डिवाइड हो रखा होता है। जैसे घास परितंत्र में बात करें तो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। इस प्रकार से जो आप देखते हैं ना, ये आपका क्या है, ये आपका एक खाद्य जाल है। तो क्वेश्चन बनता है खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला से, तो वो आप याद रख सकते हैं। खाद्य जाल के बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, तो नाभिकीय करेगा, पेट्रोलियम करेगा, सौर ऊर्जा नहीं करेगा। सौर ऊर्जा पर्यावरणीय जो प्रदूषण है वो उत्पन्न नहीं करता है। पृथ्वी पर जो भी सभी जितनी भी जैविक ऊर्जा है उनका स्रोत क्या है, सूर्य ही तो है। अच्छा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा भारत में कितने परसेंट का उत्पादन करता है, तो 5% का उत्पादन जो है वो करता है। नाभिकीय क्षेत्र से अगर बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कितना है भारत में, तो यहाँ मात्र 3.11% आपको देखने को मिलता है। अगला है आपका, अच्छा सौर ऊर्जा के अलावा और कौन कौन सी ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तरंग ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा है, महासागरीय तापीय ऊर्जा है, जो कि प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके टीआरई 3 में देखा होगा आपने, जहां पर इसी प्रकार से ऑप्शन थे, परंतु वहां पर जो नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत है उनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है, तो किस माह में होता है सर्वाधिक, सितंबर से अक्टूबर माह में आपको देखने को जो है वो मिलता है। सितंबर से नहीं, सितंबर और अक्टूबर दोनों में। और ओजोन का जो छिद्र का पता लगाया गया था सबसे पहले, वो आपका फॉरमैन, इनके अलावा गार्डनर भी थे, और इनके अलावा सैकलेन भी थे। 1985 में जो है इनके द्वारा लगाया गया, तो गार्डनर एंड सैकलेन दो नाम यहाँ पर लिख दिए। ओजोन परत के छकड़े जो क्षरण हो जाता है ना, उसमें कौन सी गैसेस आपकी मेन उत्तरदायी होती है, तो सीएफसी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा CH3Cl भी होती है आपकी, और CH3Br भी होती है आपकी, और हेलॉन्स भी आपकी इसमें जो है वो होती है।
तो ये जो चरण के लिए होती है। ओजोन की परत की मोटाई किस में मापी जाती है या सांद्रता किस में मापी जाती है, तो डॉप्सन इकाई में जो है ये मापी जाती है। उत्तरी गोलार्ध में अगर देखेंगे तो ओजोन परत में सर्वाधिक कमी होती है और मार्च अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में जो सर्वाधिक कमी है वो आपको मार्च अप्रैल के महीने में देखने को मिलती है। अगला एक बर्तन जिसमें दो समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं और चित्र भी दिया गया है, इसमें पानी से भर दिया गया है। आपतित किरण में कुल विचलन जो है वो कितना जो है आपको देखने को मिलेगा, तो कितना देखने को मिलेगा 180 डिग्री आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे इसमें 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 2, तो वहां पर आपका पाई बचेगा, पाई की वैल्यू 180 होती है इसलिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीडन और विरलीकरण उत्पन्न होता है, तो किसके कारण, हवा के दबाव के कारण आपका होता है। देखिए संपीडन के स्थान पर दाब अधिक और घनत्व अधिक होता है और विरलन के स्थान पर दाब कम और घनत्व कम होता है। तो ये दोनों में मेन पॉइंट यही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगों में जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो संपीडन और विरलन के रूप में काम करती हैं, तो वो दोनों में अनुदैर्ध्य तरंगे देखने को जो है वो मिलती हैं। अगला इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंग है, पी तरंग है, रेडियो तरंग है, कौन सा सही होगा, तो ध्वनि तरंग भी आपकी यांत्रिक तरंगों में आएंगी, पी तरंग भी आपकी इसी यांत्रिक तरंगों में आएंगी, यानी इनमें से एक से अधिक आपका यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंगों में जो है वो आती हैं। ये आपके टीआरई में क्वेश्चन आ चुका है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानते हैं। तरंग के टाइप क्या होते हैं, एक तो यांत्रिक तरंग होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे भी जिनको कहते हैं। तो जो तरंगे किसी माध्यम से संचरित होती हैं वो आपकी यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगों के किसी भी माध्यम में संचरण के लिए आवश्यक होता है कि माध्यम में प्रत्यास्था हो, जड़त्व हो। यांत्रिक तरंगों के भी बाद में टाइप होते हैं, वो आपके कौन कौन से होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और सतही या सरफेस वेव जिसको कहते हैं वो इसके टाइप में आते हैं। वायु में जैसे उत्पन्न तरंगे हैं, भूकंप में एल और पी तरंगे आती हैं, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे हैं, ये सब किसके उदाहरण है, वो सब अनुदैर्ध्य के ही उदाहरण आपके हैं। और जो दूसरी हमने बताई थी मेन विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश तरंगे आती हैं आपकी, रेडियो तरंगे आपकी आती हैं, एक्स तरंगे आती हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु जो है वो कहते हैं। जल का त्रिक बिंदु कितना होता है, 273.16 केल्विन करके ये जल का त्रिक बिंदु जो है वो होता है। तो वो तापमान जहां जल की तीनों अवस्थाएं बर्फ, जल और वाष्प पाए जाते हैं वो कहलाता है जल का त्रिक बिंदु। दिया किसने था ये सबसे पहले त्रिक बिंदु, तो थॉमसन के द्वारा जो है ये दिया गया था, जेम्स थॉमसन ने जो है ये दिया था। और भी जैसे पूछ लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो 216.55 के है, ऑक्सीजन का कितना है तो 54.36 है, नाइट्रोजन का कितना है तो 63.18 है। इस तरीके से अलग अलग आपको त्रिक बिंदु देखने को मिलता है। अगला है सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिक अणु में एस एस जो बंध है उसकी संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, यहाँ पर आपका शून्य जो है वो सही हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर बना करके आप निकाल सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो किस प्रकृति का होता है, तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है। सबसे पहले किसने रेडियो धर्मिता को उत्पन्न किया था, तो सबसे पहले जोलिया क्यूरी और आयरीन क्यूरी, ये आपका यहाँ पर सही होगा। इन्होंने रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो वो की थी मैडम क्यूरी। इनका नाम देखने को मिलता है हेनरी, नहीं मैडम क्यूरी के अलावा हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी, इस तरीके से। तो रेडियो सक्रियता में इनका नाम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए कौन सा एक प्रमुख लक्षण होता है, तो पादप कोशिका क्लोरोफिल वाला है, केवल स्मूथ, सी ऑप्शन सही है कि पादप कोशिकाओं की कोशिका जो या कोशा भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये मेन लक्षण होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में
ये जो सभी पादप कोशिका हैं उनकी जो कोशाभित्ति होती है वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। और जंतु की कोशिका जो होती है वो झिल्ली किसकी होती है? तो वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो जंतु वाली फास्फोलिपिड, शॉर्ट में एफएल लिख दिया। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? कोशिका को एक निश्चित आकार जो है वो प्रदान करने के साथ साथ कोशिका की सुरक्षा भी प्रदान करता है। और जो कोशा भित्ति होता है वो वनस्पति कोशाओं में पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में होती नहीं है। तो दोनों चीजें आपको डिफरेंस के तौर पर ध्यान रखना है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो जंतु और वनस्पति कोशाएं वो दोनों में पाई जाती है। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जो हमने बात की वो बात की है हमने कोशिका झिल्ली की, और यहाँ पर जो बात की है वो बात की है कोसा भित्ति की। तो कोसा भित्ति जो होती है वो पादप कोशिकाओं में जो है वो आपकी देखने को मिलती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं देखने को मिलती है। केसर किससे प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से। ये आपका सही होगा। हींग किससे प्राप्त होता है? हींग जड़ से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। सिनकोना जो है उसकी छाल से क्विनॉन प्राप्त किया जाता है। तो ये सब रिपीट होते रहते हैं। इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? असहयोग, पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वो आपकी हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। और बाकी तो आपको पता ही है जलियांवाला बाग हत्याकांड में कि जो जनरल डायर था उसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। बाकी हंसराज नामक एक भारतीय था जिसने डायर का सहयोग भी किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। बाकी बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो शंकरन नायर थे, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन जो है वो किया गया था। इतनी बातें आपके दिमाग में रिवाइज होनी चाहिए। इसकी तारीख ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 13 अप्रैल। असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिला था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। और पूना पैक्ट देखने को मिला था आपका इसके भी बाद, यानी कि 24 सितंबर 1932 को। ये किसके किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था, पुणे की यरवदा जेल में। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? रूलेट अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम या साइमन कमीशन? ये आपका था रूलेट अधिनियम का विरोध। रूलेट अधिनियम था 1919 का, बिना किसी दलील के किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, उसी का ही विरोध हो रहा था। और वही जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग जनसभा के तौर पर जो है वो थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रूलेट अधिनियम। और रोलेट एक्ट पारित जो हुआ था ना, ये किसके टाइम में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जो है ये पारित हुआ था। कब से कब तक था चेम्सफोर्ड का समय? 1916 से 1921 के बीच में। जितनी भी घटनाएं हुई होंगी सब इसी के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगी। गांधी जी का जो पहला कदम था रोलेट एक्ट के विरुद्ध, वो था अखिल भारतीय राजनीति में। वो था आपका जो सत्याग्रह, वो था 6 अप्रैल 1919 में। गांधी जी ने 3 राजनीतिक मंचों का यूज किया था, एक होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और एक सत्याग्रह सभा। बाकी पंजाब के 2 नेता भी थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। उनकी गिरफ्तारी का भी एक विरोध था 13 अप्रैल 1919 का, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो भी इसमें देखने को मिला था। साइमन कमीशन जो दिया गया है ना ऑप्शन में, ये आप याद रख सकते हैं कि 1928 को भारत आया था, 3 फरवरी की तारीख थी। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित भी किया गया था? तो लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, कौन सा सही होगा? तो लखनऊ शहर में सूचित किया गया था। ऐसा मत समझिएगा कि बिहार के अंतर्गत पटना ही हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो चंपारण जो है वो लखनऊ शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और बिहार में स्थित जो चंपारण जिला है वो 1917 में समय देखने को मिला था, जब किसानों पर अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ आंदोलन जो है वो चलाया गया था। तो आमंत्रित करने के लिए जो गए थे वो थे राजकुमार शुक्ल जी। इसमें नील की खेती वाला विद्रोह था ना, तिनकटिया पद्धति वाला, वो आपको बता चुके हैं। बाकी गांधी जी के अलावा बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, मजहरूल हक जी, जेबी कृपलानी जी, महादेव देसाई जी, ये सब भी चंपारण 1917 में पहुंचे थे किसानों की स्थिति की जांच को लेकर के। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 1947 को क्या महत्व है?
किस दिन राष्ट्रीय गीत का अंगीकृत, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज, तो यही हो जाएगा, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत जो है वो किया गया था। रेशियो क्या होता है राष्ट्रीय ध्वज का? 3:2 के रूप में आपको देखने को मिलता है। संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता के द्वारा जो है इसे प्रस्तुत जो है वो किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज संहिता कौन सी है? तो 2002 है, जिसके अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को, जो निजी संस्थाएं आदि भी हैं, उनको भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार जो है भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत जो है वो दिया गया। कभी अगर कोई घटना हो जाती है तो क्या किया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। जब ये देखा होगा आपने, एक राष्ट्रपति जी कहाँ के थे, वो एयरप्लेन क्रैश में मर गए थे, तो उसके कारण से जो है वो झुका दिया गया था। तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। अगला है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है, तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। यदि हम साल में, देखिए इस चीज को भी समझिएगा कि कथन सबके अलग अलग पूछे जाते हैं। जैसे इनके द्वारा कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उनके द्वारा क्या कहा गया था? उन्होंने कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इसी प्रकार चित्तरंजन दास जी ने कहा था कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। इसी प्रकार गांधी जी ने कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाशों पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। इसी प्रकार अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है। तो बहुत से लोगों ने अलग अलग कथन दिए थे, उसमें से कई बार कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 101 की तरफ। अब 50 क्वेश्चन और हमारे रह गए हैं, और कोशिश हम कर रहे हैं कि कोई भी चीज छोड़े ना। और 50 क्वेश्चन में आखिरी में रीजनिंग के होंगे, मतलब जीके जीएस वाले तो आपके लगभग 15 क्वेश्चन रहे होंगे। 15 नहीं होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। वीडियो जो भी जुड़ रहे हैं लाइक जरूर करते रहिएगा, लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, मोटिवेशन थोड़ा सा हमको भी देते रहिएगा। लाइक जरूर करते रहिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न पर आगे। 101 प्रश्न है, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य इनमें से कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1815 आत्मीय सभा की स्थापना, 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना, और राजा राम मोहन राय के साथ में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को समाप्त किया था। और डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी, 1817 में की थी। और राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। और पुनर्जागरण का जनक कहते हैं इनको, आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं इनको। इतनी बातें अगर याद हैं तो इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था? तो किसने? कलकत्ता अधिवेशन यहाँ पर जो है वो सही होगा। इसी में ही इन्होंने स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था। और 1920 का जो था वो आपका था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, और इसमें नागपुर के अधिवेशन भी इसी 1920 में देखने को मिला था। दोनों में ही आप कहेंगे गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष के लेकर के योजना जो है वो बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति जो पद का प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, या फिर आयरलैंड? आंसर आपका हो जाएगा पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका। आर्टिकल कौन सा है उपराष्ट्रपति को लेकर के? 63 आर्टिकल है, जिसमें क्या कहा गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया। इसके अलावा इसकी जो निर्वाचन पद्धति है एकल संक्रमणी मत वाली, वो 66(1) में आपको देखने को जो है वो मिलती है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर सही नहीं है? ये नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करता है, सही है। ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां, यही आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल गलत है। इसमें तो फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ये छुआछूत वाला आर्टिकल कौन सा है? 17 आर्टिकल है, ये आपको ऊपर बता चुके थे। मौलिक अधिकार आते किस में है? तो 12 से 35 में आते हैं। और 12 से 35 के अलावा कौन से भाग में आते हैं? तो भाग 3 में आते हैं। अगला है, यह एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए।
तो उस रिट को क्या कहा जाता है? उस रिट को मैंडेमस कहा जाता है। इंग्लिश के ही नाम दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग नाम है। तो आर्टिकल कौन सा है इसको लेकर के? 32 आर्टिकल है, जिसमें टोटल 5 रिट की बात जो है वो की गई है। और अगर बात करते हैं उच्च न्यायालय के अंतर्गत, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो जाती है, तो उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत 5 रिट आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा और प्रतिषेध। अगला है वर्तमान बिहार में बिहार जो विधान परिषद है और लोकसभा, इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा की तो आपकी इतना इलेक्शन हो रहा है लगातार, इतनी चीजें आप देख रहे हैं, 40 जैसे आपने देखा बाकी आपको आंसर मिल गया। वैसे इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, इसलिए 75 भी आपको पता होना चाहिए कि 75 विधान परिषद और 40 लोकसभा, जिसमें से 40 लोकसभा सीटों के लिए इस बार चुनाव आपको देखने को मिल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री का चुनाव है। बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य और विधानसभा में कितने? तो 243 सदस्य आपके होते हैं। और राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है, लोकसभा का गठन 81 में है, ट्रिक सरला वाली बता चुके हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कथन दे रखा है, विचार कीजिए, बताइए सही कौन सा है। तो यहाँ पर सही कथन है तीसरा और चौथा। तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, और चौथा है कि फ्रांस का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये दोनों कथन आपके यहाँ पर सही है। बाकी जो पहले और दूसरे कथन है वो यहाँ पर जो है वो गलत है। कि विधि के समक्ष जो संरक्षण है वो जापान के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो आपकी भारतीय संविधान में जापान से जो है वो ली गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ पर ब्रिटेन लिखा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर भी गलत है। विधि का जो शासन है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? जो पहले ऑप्शन में, तो वो अमेरिका से लिया गया है। तो इन्होंने ऊपर नीचे करके लिखा है ताकि कंफ्यूज। अगला है अच्छा, आर्टिकल जो 14 है ना, वो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण को लेकर के बात करता है, तो आर्टिकल 14 में आता है। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के अनुसार भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा जो है वो क्या है? तो दक्षिण पश्चिमी दिशा है, ये आपका सही हो जाएगा। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश 75% से ज्यादा वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही आपको देखने को मिलती है, लगभग 75% से ज्यादा। अगला क्वेश्चन आपका है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार? आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपका है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में स्थापित हुआ था। देश का पहला नेशनल पार्क भी है, नैनीताल पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी है राष्ट्रीय उद्यान आपका चमोली में, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है देहरादून में, हरिद्वार में, और गंगोत्री वाला राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर काशी जो जनपद है वहां पर। अगला है आपका ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान जो है आपका होती है? तो ग्रेनाइट अवसादी आग्नेय है, तो आप कहेंगे आग्नेय चट्टान में आती है। और रूपांतरण से भी तो बनती है, जैसे कि सैल से आपका स्लेट बनती है, चूना पत्थर या डोलोमाइट से संगमरमर बन जाती है रूपांतरित में। चौक और डोलोमाइट से संगमरमर है, बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बन जाती है। तो ये जितनी भी चट्टानें मैंने बताई वो अवसादी चट्टानें हैं, जिनका रूपांतरण के बाद वो रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। इसी प्रकार अगर आग्नेय चट्टानों की बात करें तो जैसे ग्रेनाइट आपका, ये जो प्रश्न में पूछा गया है, ये किस में बदल जाती है? तो नीस में बदल जाती है। बेसाल्ट किस में बदल जाती है? तो बेसाल्ट आपका सिस्ट में बदल जाती है। तो रूपांतरित चट्टानों का भी पुनः रूपांतरण से भी चट्टानें बनती हैं। वो क्या? जैसे स्लेट से फाइलाइट बन जाती है, गैब्रो से सर्पेंटाइन बन जाती है। तो चट्टानों से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आप कर ले जाएंगे। अगला, इनमें से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो कब किया गया था? 1923 में किया गया था। और पहला रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे और कलकत्ता के जो रेडियो क्लब हैं उनके द्वारा निजी रूप से किया गया था। मद्रास जो प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वो इसके जस्ट बाद 1924 में हुई थी। और रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई केंद्र का जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था, वो 1927 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उपयोग किए जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो कौन सी है? केवल और केवल दूसरा, यानी नैतिक दबाव, ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। आरबीआई का जो साख नियंत्रण, इसकी दो विधि होती है, गुणात्मक होती है, एक परिमाणात्मक होती है। दो मेन बेसिकली यही देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? और 200 का बैंक चेक, ये आपका नहीं है कागजी मुद्रा का उदाहरण। बाकी
जैसे 10 रुपए है, वो आपका जो उसपे देखने को मिलता है मुद्रा पर, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। आपके पेपर में आया हुआ था नोट से लेकर के कि कौन सा मुद्रा पर अंकित चित्र है, तो वो आपका अगर आया है तो आपको सारे पता होना चाहिए। इसी TRE 3 में आया था। तो 10 रुपए पर आपको कौन सा देखने को मिलता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। 20 रुपए पर कौन सा देखने को मिलता है? एलोरा की गुफाएं देखने को मिलता है। 50 रुपए पे देखने को मिलता है हम्फी का पत्थर से बना जो रथ है वो देखने को मिलता है। 50 के बाद 100 रुपए पे क्या देखने को मिलता है? रानी की बावड़ी देखने को मिलती है। 100 के बाद 200 रुपए पे क्या देखने को मिलता है? तो सांची का स्तूप देखने को मिलता है। और 200 के बाद आपका 500 रुपए पे क्या आता है? तो लाल किला देखने को मिलता है। उसके बाद 2000 रुपए पे क्या देखने को मिलता है? तो मंगलयान देखने को मिलता है। इतनी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, कलर भी अलग अलग होते हैं। 2000 यान वैसे तो अब बंद करने को लेकर घोषणा हो गई है, परंतु पूछा जा सकता है। अच्छा, कलर भी अलग अलग हैं। 2000 रुपए जो है वो मेजेंटा कलर इसमें देखने को मिलता है। 500 पर स्टोन ग्रे, 200 पर ब्राइट येलो, और 100 रुपए पर लेवेंडर कलर करके, 50 रुपए में फ्लोरसेंट ब्लू, और 20 रुपए पर हरित पीला, और 10 रुपए पर चॉकलेट ब्राउन। इस तरीके से कलर है। बाकी इसमें क्या था, कौन सी कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है। तो 200 रुपए आपका का बैंक चेक है, आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर जीवन सूचकांक की भौतिकता गुणवत्ता। अगला आपका है प्रश्न कि 115 इनमें से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? छत्तीसगढ़, मिजोरम या राजस्थान? आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम ने 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का परसेंट सबसे ज्यादा था। कितना था? तो ये आपको देखने को मिलता है 94.5%। कई बार परसेंटेज भी सीधे सीधे पूछ लिया था। जैसे TRE में देखेंगे तो महिलाओं का साक्षरता दर सीधे सीधे पूछ लिया गया था, परसेंटेज में वैल्यू पूछ ली गई थी इसलिए। बाकी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या तो 2 10 42 81 0 34 ऐसे करके नंबर है। परसेंटेज में देखेंगे तो 8.6% है। बाकी अगर परसेंट के आधार पर जनजाति जनसंख्या देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है 94.8%, और दूसरे स्थान पर फिर मिजोरम का नंबर आता है अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था नीदरलैंड के अंतर्गत। और ये जो किया गया था नीदरलैंड में, इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये नीदरलैंड में वर्तमान में भारत की राजदूत जो है उनका नाम क्या है? तो रीनत संधू नाम है। हाल ही में खबरों में रहा आटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, किस देश में स्थित है? तो ये चिली के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। आटाकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। आपको याद होगा रेगिस्तान से आपके क्वेश्चन में आया था कि सबसे ठंडा या गर्म करके पूछा गया था। तो रेगिस्तान से क्वेश्चन बना था, तो अब आपको रेगिस्तान से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। ये होता है तरीका। तो आटाकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान करके है। कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? चिली देश में देखने को जो है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो विकसित की है? तो DRDO आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित हैं? तो स्क्वैश से जो है ये संबंधित हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग में देखेंगे तो 10वें स्थान पर जो है ये रहे थे। अगला है आपका, हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण जो है वो शुरू किया है? तो कुवैत के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। बाकी भी जैसे विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, प्रवासी पक्षी दिवस 12 मई को मनाया जाता है, विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। तो ये आपके दिवस है। अगला है आपका, इनमें से भौतिक वातावरण का कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भूमि के रूप, खनिज या बस्तियां? बस्तियां आपका इसमें जो है वो नहीं आएगा। पारिस्थितिकीय स्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है? तो ये आपका चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के अंतर्गत चमोली जो जिला है वहां से आपका 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। सूत्रधार कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी, गौरा देवी जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी।
एपिको आंदोलन जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, इसकी अगर बात करें तो 1983 में जो है ये कर्नाटक में आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला था। और इसके आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े। और चंडी प्रसाद जो भट्ट हैं, इनको 1982 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। अगला है हरित विकास के लेखक इनमें से कौन है? तो कौन है? डब्ल्यू.एम. एडम्स। ये आपके जो है वो ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। पहली बार हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966 में आपको देखने को मिली थी। और हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है भारत में, अगर ना पूछा जाए तो? नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है वो कहा जाता है। इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम है हरित विकास। अच्छा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो नई दिल्ली में है। और हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इससे यानी कि अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन ईवीएस से बने थे इस बार, तो जितने भी प्राधिकरण हैं जैसे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, तो वो कब आया था? वो 1974 में आया था। इसी प्रकार उपकर अधिनियम जल प्रदूषण वाला, वो 1977 में आया था। एक वन संरक्षण अधिनियम है, वो कब आया था? 1980 में आया था। एक वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है, वो कब आया था? 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। जितने भी ईवीएस से संबंधित अधिनियम हो सकते हैं, सारे एक बार आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। जैव विविधता किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? ये आपका हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। जलवायु भी, तापमान भी, आर्द्रता भी, तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? तो उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें भी अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता, इस टाइप से भी डिवीजन किया गया है। अगला है पौधों में जैविक घड़ी का नियंत्रण किसके द्वारा जो है वो होता है? तो क्रिप्टोक्रोम, ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। क्रिप्टोक्रोम के द्वारा पौधों में जैविक घड़ी का जो है वो होता है नियंत्रण। अब इसमें डिटेल में जैसे फाइटोक्रोम ऑप्शन है, तो एक प्रकार का जो पौधे जीवाणुओं कवक में पाया जाता है, प्रकाश की ओर संवेदनशील होता है, उसका टाइप होता है। एक एक लाइन में अगर पता है तो दिक्कत नहीं होती क्वेश्चन में। अब 127 प्रश्न है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा? तो ये आपका शून्य जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो ये मुख्य फोकस की ओर मुड़ती है। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फेइंग विलयन के रूप में जाना जाता है? तो अमोनियम कॉपर सल्फेट यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। उन तत्वों का समूह इनमें से कौन सा है जिसमें केवल धातुएं ही होती हैं? ये आपका BeCa, Sr और Na। बी बेरिलियम का संकेत है, Ca कैल्शियम का है, Sr स्ट्रोंसियम का है और Na सोडियम का है। तो ये आपके हो जाएंगे। सोडियम डोडेक्सिल बेंजीन सल्फोनेट, ये पूछा गया है कि इसको निम्न की भांति प्रयुक्त करते हैं। तो साबुन, पेस्टिसाइड, अपमार्जक, तो इसको यूज किया जाता है एज अ अपमार्जक के रूप में। ये आपका सही हो जाएगा। अगला है पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो उसे हम हाइडाथोड के नाम से जो है वो जानते हैं। इसको जल रंध्र भी जो है वो हिंदी में कहते हैं। अगला है वो रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम एल्गेसी रिसेप्टर के नाम से जो है वो जानते हैं। मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? झुर्रीदार बीज जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी हरी फली, गोल फली, ये सब आपके इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये जीके जीएस वाले क्वेश्चन समाप्त हुए। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका रीजनिंग का पोर्शन। अब रीजनिंग की बात करेंगे तो जैसे 13-35 में आपको कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है? 2 का। 35 से आप सीधे बढ़ेंगे किसमें? 57 में। 13 से 35 में कहने का मतलब ये है कि 1 और 3 पहले डिजिट में बात करेंगे तो 1 और 3 में 2 का डिफरेंस, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, ऐसे ही आगे 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, यानी कि सिंगल सिंगल डिजिट में भी 2-2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इस आधार पर 1113 आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है उस संख्या का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी नहीं है। तो 5 के बाद 19 9 आ रहा है, तो यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है। 9 से 17 8, फिर 33 तक 16, फिर 32, यानी जस्ट डबल होता जा रहा है। 4 8 16 32,
फिर 64 इस तरीके से आपका कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो 66 यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 33 में अगर 32 जोड़ेंगे तो 66 आपका यहाँ पर नहीं आएगा, 65 यहाँ पर आना चाहिए था। अगला कह रहा है कौन सा इसमें से अलग है, गुड़ का गन्ना सही है, धागा से तंतु आपका ये भी सही है, आमलेट से भोजनवश ये आपका गलत है, आमलेट तो अंडे का बनाएंगे। उस विकल्प का चयन करेंगे जो कि आपका इससे अलग है। प्रचुर का दुर्लभ है तो आगमन का किससे होगा, प्रचुर का विलोम होता है ना दुर्लभ, आगमन का विलोम प्रस्थान हो जाएगा। डी बराबर 3 है, जी बराबर 6, आउल 47, तो फ्लावर को क्या लिखेंगे, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती, 7 में 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा। तो सभी की प्लेस वैल्यू लिख करके उसमें एक एक घटा देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इन सभी को आपको जोड़ लेना है। जैसे एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, पर उसमें एक कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। एल की क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, मतलब 12 में से 1 घटा करके। ओ के लिए 14, डब्ल्यू के लिए 22, ई के लिए 4, आर के लिए 17, सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने पर 73 आ जाएगा। केवल एक रनवे है जो बारी बारी से 7 उड़ानों द्वारा उपयोग जो है वो किया जाएगा, और पी और क्यू रनवे का उपयोग ना तो पहले करेंगे ना अंत में, इस तरीके से कंडीशन दी गई है। तो डायरेक्ट जो निकल के आएगा ना वही हम बता देते हैं। जैसे एम, फिर आपका पी, फिर आपका ओ, फिर आपका एन, फिर आपका आर, उसके बाद क्यू, और उसके बाद एस। इस तरीके से क्रम होगा। यहाँ पर पूछा था एम से ठीक बाद रनवे, एम से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा, तो पी करेगा। ये आप खुद से बना के देख लीजिएगा, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है। थ्योरी को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसी प्रकार स्कूल को कैसे लिखा जाएगा। अब थ्योरी को जो लिखा जा रहा है वो कैसे लिखा जा रहा है, टी से वाई में देखेंगे तो नहीं बन रहा है, टी से ई में देखेंगे तो भी नहीं बन रहा है, टी का टी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, एच देखिए यहाँ कहीं लिखा है, लिखा हुआ है, ई भी देखिए लिखा हुआ है, ओ भी देखिए लिखा है, आर भी लिखा है, वाई भी, मतलब केवल क्रम चेंज कर दिया गया है। तो स्कूल का भी इसी क्रम से चेंज कर लीजिए, इनको 1 2 3 नंबर दे दीजिए, जिस प्रकार आगे पीछे है वैसे इसको भी कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका। लुप्त संख्या पूछी गई है, 24 24 8 है। अब 24 में 24 जोड़िए और 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा। 18 18 6 में अगर देखिए 18 18 जोड़ेंगे और उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका जाकर के 6 आएगा, तो नीचे वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 24 में 24 जोड़ेंगे तो 24 दूना 48 होगा, और 48 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, 8 आ जाएगा। 18 दूना 36 जोड़ेंगे, 36 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 नीचे है। इसी प्रकार 36 और 18 को जोड़ करके आपको 6 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर 9 आ जाएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। सौरभ लंबा है, संदीप से इस प्रकार से क्रम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट बता देते हैं कि सत्तू आएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका सुभाष आएगा, उसके बाद आपका अमित आएगा, उसके बाद आपका सौरभ आएगा, और उसके बाद आपका संदीप आएगा। बस ये चीज आपको अरेंज करनी है, आंसर यहाँ पर अमित निकल कर आएगा कि ठीक मध्य में कौन है, अमित है। कवि का परिचय देते हुए वीणा ने कहा, ये तो आप ब्लड रिलेशन बना ही लेंगे, तो माँ इसका आंसर आ जाएगा। रीता दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके बैठी है, ये भी आप डायरेक्शन वाला है, पूर्व इसका आएगा, इसको बना करके स्वयं से देखिएगा। इसमें वामावर्त दक्षिणावर्त जैसे घुमाया गया, पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन इस प्रकार का कराया था। ये अक्षर समूह में 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, और एक अलग है, तो अलग में चाटना है। यू से डब्ल्यू में देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 2 का जुड़ेगा, डब्ल्यू से जेड में देखिए 3 जुड़ेगा, फिर जेड से बी में देखिए तो 2 जुड़ेगा, बी से 1 में जुड़ेंगे तो 7 जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन से पी में 2, पी से एस में 3, फिर आपका एस से डब्ल्यू 4, डब्ल्यू से 5 5, तो 2 3 4 5 सब में बढ़ रहा है, पहले में ही नहीं बढ़ रहा था, पहला अलग हो जाएगा। तो +2 +3 +4 +5 इस प्रकार से सीरीज चल रही है। गोल मेज के चारों ओर ये बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, इसके परिता देख रहे हैं, एफ और आई जी के ठीक विपरीत है, इस तरीके से जो लिखा हुआ है ना, इसी को आपको गोल मेज के चारों ओर बनाना होगा। तो यहाँ पर बना लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, जी आएगा, यहाँ जे आ जाएगा, यहाँ पर आपका आई आ जाएगा, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा, यहाँ पर आपका के आ जाएगा, यहाँ पर आपका एच आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ई आ जाएगा। जो शर्तें लिखी हैं खुद से बनाइएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। एच के ठीक दाएं पूछ रहा है, एच आपको देखने को ये मिल रहा है, ठीक इसके जो दायां है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, के देखने को मिल रहा है, के आपका सही हो जाएगा। आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। उस संख्या की पहचान करिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर 2 है, 14 कैसे आया, 7 से आया, 2 सत्ते 14, 14 से 84 में देखेंगे तो 6 से गुणा करके आ रहा है,
84 से 422 में देखेंगे तो 5 से गुणा करके आना चाहिए। देखिए 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, अगला 4, फिर 3, फिर 2, घटते क्रम में होना चाहिए था। पर अगर 84 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 420 आएगा, जबकि 422 लिखा हुआ है। तो गलत कौन सा है? ए वाला यहाँ पर गलत है। तो सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, तो ये 149 वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसका आंसर सॉल्व कीजिएगा। वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ आने वाला नहीं है। तो अगर आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? रविवार होगा, शनिवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, इनमें से कौन सा अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिश हमने की है सारी चीजें कराने की, और जहां पर भी कोई चीज स्किप भी करिए तो उसका भी आंसर और बेसिक चीजें आपको उसमें बताकर ही आगे हम बढ़े हैं, ताकि आप खुद से भी उसको कर पाए। और 1.5 घंटा लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कोशिश यही थी कि कम समय में ही चीजें करा सकें, परंतु चीजें कोई छूटे ना, ये भी मेन जरूरी था। तो हमने एक एक क्वेश्चन में इतनी इतनी इंफॉर्मेशन दी है, अगर आप उसको याद करेंगे तो बहुत सारी प्रिपरेशन आपकी एक साथ जो है वो हो जाएगी। बाकी कोई सुझाव हो कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।